और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, विमानों को उड़ाने की धमकी के मामले में केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान सुरक्षा नियमों के संशोधन करने जा रहा है उसमें, और इसके तहत धमकी भरा कॉल करने वालों को नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट में संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। धमाके वाली जगह पर सफेद टी शर्ट में एक संदिग्ध घूमता नजर आ रहा है। फुटेज के आधार पर जांच एजेंसियां इसकी पहचान करने में जुट गई। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि आज 63 सीटों पर चर्चा की गई। कल दोपहर 3 बजे मुंबई में MVA की बैठक होगी। और बहराइच हिंसा में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने FIR दर्ज कराई है। बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। विधायक ने काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। महाराष्ट्र के अकोला में स्वराज पार्टी के संस्थापक योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की हुई। एक कार्यक्रम के दौरान 40 से 50 लोगों की भीड़ उनके मंच पर चढ़ गई और धक्का मुक्की की। उपद्रव के बाद उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। और दिल्ली महिला आयोग के सभी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। LG ने तत्काल प्रभाव से कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मंजूरी दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अप्रैल 2024 के आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन किया है। गढ़चिरौली इलाके में मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने टीम पर फायरिंग की थी। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्रैप स्टेज 2 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके तहत डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगेगी, साथ ही पार्किंग फीस बढ़ेगी। कल सुबह 8 बजे से यह नियम लागू होगा। AQI 300 से ऊपर होने पर यह आदेश जारी हुआ है। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले ने ट्रैफिक पुलिस के WhatsApp नंबर पर मैसेज करके माफी मांग ली है। उसने लिखा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। युवक की लोकेशन झारखंड मिली है। उसने सलमान को बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी दी थी। और फिक्र में सबसे पहले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की फाइल खोलते हैं और आपको बिना देर किए गांदरबल में हुए आतंकी हमले से जुड़े 5 नापाक कैरेक्टर से मिलवाते हैं। ये खबर बहुत चिंताजनक है। वहां पर नई सरकार है और एकाएक ये हमले हुए। देखिए, पहला कैरेक्टर वहां के पूर्व PM नवाज शरीफ। वो चंद रोज पहले भारत के साथ मिलकर शांति के कबूतर उड़ाना चाहते थे, लेकिन गांदरबल आतंकी हमले के बाद नवाज शरीफ की शराफत के वो सारे कबूतर या तो मृत पाए गए या फिर घायल हो चुके हैं। ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरा कैरेक्टर नवाज शरीफ के भाई और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस्लामाबाद पहुंचकर SCO समिट में इन्हें आतंकवाद का आईना दिखाया था। कड़े शब्दों में कहा था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। लेकिन ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तान ने गांदरबल में हमला कराकर आतंक का रास्ता चुना। तीसरा कैरेक्टर है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र से चुनी गई सरकार पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की आंखों में खटक रही है। वैसे पाकिस्तान की फौज उसी दिन से बेचैन थी जब से जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा हुई थी, और तभी से वो यहां अशांति फैलाना चाहती थी। चौथा कैरेक्टर लश्कर तैयबा है, जिसका चीफ हाफिज सईद असीम मुनीर का प्यादा है, जिसका एक ही मकसद है जम्मू कश्मीर को जलाना। और इसीलिए उसने यहां आतंक के नए आउटफिट TRF को कुछ वर्षों से एक्टिवेट किया हुआ है। और पांचवा कैरेक्टर खुद द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF, उसने ही गांदरबल आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। हालांकि उसे यह बात नहीं मालूम कि गांदरबल हमले को अंजाम देने वाले TRF आतंकियों के लिए सेना ने 2.5 गज जमीन तैयार कर दी है। अब आते हैं गांदरबल अटैक की पूरी खबर पर, और ध्यान से देखिएगा, इसमें एक इनसाइड डिटेल हमारे पास है। गांदरबल में ये आतंकी हमला कल देर शाम हुआ। यह कायराना हरकत उस समय की गई जब देश की करोड़ों महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थीं। ठीक उसी वक्त देश के 7 परिवारों में घाटी से दर्दनाक मौत की खबर पहुंची। TRF के आतंकियों ने गांदरबल के गगनगीर इलाके में श्रीनगर ले नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी की। ये बाहर से आए लोग कश्मीर को खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिनके ऊपर गोलीबारी हुई। इस हमले में बडगाम के डॉक्टर शहनवाज मीर की मौत हो गई। टनल में डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले कठुआ के
शशि अबरोल ने भी गोली लगने पर दम तोड़ दिया। उनके अलावा पंजाब के गुरदासपुर के मैकेनिक गुरमीत सिंह, मध्य प्रदेश के मैकेनिकल मैनेजर अनिल शुक्ला, बिहार के सेफ्टी मैनेजर फहीमन नासिर और बिहार के ही मजदूर मोहम्मद हरीफ और कलीम की मौत हो गई। गांदरबल में हुए आतंकी हमले में शशि अबरोल जो कि जम्मू के रहने वाले हैं, उनको भी आतंकियों ने गोली मारी। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू में शशि अबरोल के परिवार में। यहाँ पे गम का माहौल है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, कितने बजे आपकी बात हुई उनसे? मेरी नहीं हुई, बहू की हुई। क्या बोला, कब वापस आऊँगा? दिवाली पाना था। पहले कह रहे थे इंजर्ड है तो वो स्किम्स में ले गए हैं तो रिकवर कर जाएंगे वो। तो फिर कोई 3 बजे के करीब मेरे को 3-3:30 बजे पता चल गया था। बार आना था उन्होंने, पर दिवाली आई नहीं। पहले ही खत्म हो गया बेचारा। सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन पापा, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा ने मुझे मरावा किया, शाबाशी की, बोला बेटा मैं मजदूरी करूँगा, मैं आपके लिए खून पसीना एक करूँगा। टीआरएफ के चीफ शेख सज्जाद गुल ने गांदरबल टनल हमले की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ क्या है हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन ये जो इंसान है, ये जो आतंकी है, वही इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके इशारे पर टीआरएफ के 2 से 3 आतंकियों ने केंद्र की ओर से बनाए जा रहे विकास के टनल को टारगेट किया है। सूत्रों से ऐसी खबरें हैं कि आतंकियों ने यहां 1 महीने तक रेकी की थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन कब कितने बजे आता है, कितनी देर काम करता है, कहां का रहने वाला है, इसमें कितने लोकल और कितने गैर कश्मीरी हैं, सबकी जानकारी जुटाई। इसके बाद टनल के दूसरे कर्मचारियों और मजदूरों में दहशत फैलाने के लिए चुनकर 7 निर्दोष लोगों को मारा गया। जैसा कि हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि जो 7 लोग मारे गए उनमें 5 लोग बाहरी थे, यानी गैर कश्मीरी थे। तो इससे यह भी पता चलता है कि टीआरएफ के निशाने पर अब कौन कौन है, जैसे कि दूसरे राज्यों से कश्मीर आकर काम करने वाले लोग, गैर मुस्लिम खासकर कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और अधिकारी, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय निकाय में चुने गए लोग। इंटरेस्टिंगली ये वो इलाका है जहां से खुद इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री आते हैं। सोचिए इसके पीछे मैसेजिंग क्या है। टीआरएफ के बारे में सूत्रों से हमें एक और बड़ी जानकारी मिली है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और वर्ष 2020 से ही यहां पर टीआरएफ एक्टिव हो गया। वो लश्कर का मुखौटा है जिसने यहां तब से कई टारगेट किलिंग्स की है। कश्मीरी पंडितों, प्रवासी कामगारों, सरकारी अफसरों, नेताओं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया। उन स्थानीय मुसलमानों को भी निशाना बनाया है जिन्हें टीआरएफ भारत का करीबी मानता है। रियासी में आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ली थी। पिछले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में अलग अलग ऑपरेशंस में टीआरएफ के 108 आतंकी मारे गए थे। एक और बात, टीआरएफ के आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है और उन्हें फंडिंग भी सीमा पार से होती है। यानी ये कैसे मान लें कि नवाज शरीफ इन बातों से अनजान हैं और ये साजिशें न जानकर ही वो शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं। वैसे आज फारूक अब्दुल्ला ने तल्ख अंदाज में पाकिस्तान के शांति वाले इन्हीं कबूतरों के पर कतर दिए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? फारूक अब्दुल्ला का बयान बहुत पुराना है, लेकिन सरकार उनकी अभी नहीं है। देखते हैं वो क्या करते हैं। हालांकि उनके पास ताकत कितनी है ये अपने आप में एक सवाल है, सरकार के पास ताकत कितनी है। गांदरबल को दिलाने वाले टीआरएफ आतंकियों की तलाश के लिए बीती रात से ही गगनगीर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन है। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। एनआईए भी जांच के लिए आज पहुंच चुकी है। अब आपको बता दें कि टीआरएफ यूएपीए के तहत एक प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन उसने गांदरबल को ही क्यों चुना और गांदरबल में टनल को ही टारगेट क्यों किया, तो हमने
ये थ्योरी भी डिकोड की है। पहले गांदरबल की बात कर लेते हैं। गांदरबल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का निर्वाचन क्षेत्र है। वो यहीं से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं और सीएम भी बने। आज ही उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दिया। अब वो केवल गांदरबल से ही विधायक रहेंगे। ऐसे में गांदरबल को टारगेट करने के पीछे आतंकियों का मकसद साफ है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं, आतंक वाला संदेश देना चाहते हैं कि जब तमाम सुरक्षा के बीच सीएम का विधानसभा क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोग यहां सरकार और सेना का साथ ना दें। लेकिन आतंकियों को जम्मू कश्मीर की जनता का क्या कड़ा संदेश है, यह भी सुनिए। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले तो बम्पर वोटिंग से आतंकवादी संगठनों को जवाब दिया, फिर लोकतांत्रिक तरीके से अब्दुल्ला सरकार को चुनकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को झटका पहुंचाया है। जनता यहां पर विकास के साथ है और वो अब बंदूक और गोली से डरने वाली नहीं है। लेकिन टनल को टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? तो पाकिस्तान इस टनल के रणनीतिक महत्व से भयभीत है। असल में यह टनल केंद्र की योजना के तहत बनाई जा रही है। लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो ज़ीला टनल प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। भविष्य में श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह रीजन को आपस में जोड़ने वाली है। इसके जरिए श्रीनगर से लद्दाख तक ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी को स्थापित करना मकसद है। और चाहे एलओसी हो या फिर एलएसी, दोनों ही जगह बहुत कम समय में सेना को बॉर्डर पर पहुंचाना है। यानी आतंकवादियों ने सोच समझकर गांदरबल और यहां की टनल को निशाना बनाया, जिस पर अब भारत की ओर से पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की बारी। मैं आज यहां से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, खतरे और चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहेगा। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह की कोशिशें करेगा, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ठीक प्रकार से इलेक्शन हो गए, अच्छा माहौल वहाँ पर बना, वो यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। और जाहिर सी बात है, इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। आप अगर बार बार ये बोलते हैं कि नॉर्मल सी है, यहाँ कोई आतंकवाद से रिलेटेड कोई घटना नहीं घटी है, तो अगर नॉर्मल सी है तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? एक बात आप गौर करिएगा, जब पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रही थी, भारत के विदेश मंत्री वहां पर थे, तब कोई भी आतंकी घटना नहीं हुई, क्योंकि उनको डर था कि आतंकी घटना उसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगी। यानी आतंकी पाकिस्तान अपनी टाइमिंग के अनुसार से कंट्रोल करता है और इनकी घटनाओं को एग्जीक्यूट करवाता है। हमने आपको शुरू में गांदरबल हमले से जुड़े 5 कैरेक्टर दिखाए थे। वैसे पाकिस्तान के टेरर कनेक्शन का एक छठा कैरेक्टर भी है, जिसे फिक्र के लेंस से देखने की जरूरत है, क्योंकि यह छठा कैरेक्टर एकदम छठा हुआ जहरीला प्रचारक है। हम बात कर रहे हैं जाकिर नाइक की, जिसने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों से मुलाकात की। 2008 से अमेरिका में वांटेड लश्कर आतंकी कमांडर मुज्जमिल, इकबाल, हाशमी, मोहम्मद, हारिस धर और फैजल नजीम से मिला था। लश्कर आतंकियों से गले मिलकर भारत विरोधी तकरीरें की थी और इस मुलाकात के 3 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए। तो ये टाइमिंग भी कई सवाल उठाती है। भारत चीन सीमा विवाद पर हमारे दर्शकों के लिए फिक्र में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गलवान में हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते नाजुक रहे हैं। 4.5 वर्षों से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य बनाने के लिए बॉर्डर मुद्दों पर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह रूस के कजान में होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे, वहां ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। तो ऐसे में उस संभावित मुलाकात से ठीक पहले आज विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कई हफ्तों से भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ता हो रही है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारा समझौता हुआ है। सैनिकों की वापसी और स्थिति से के समाधान के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और द्विपक्षीय वार्ता के मुद्दे पर
हम अब भी समय और व्यवस्थाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। इस खबर को और विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले आपको विदेश सचिव की ये बातें सुनाते हैं। Agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. इस सब के बीच में भारत और चीन में समझौते पर जो सहमति बनी है उसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन इस खबर पर फिक्र की फाइल के कुछ पन्ने पलटने की जरूरत है। विदेश सचिव यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन दोनों ही देश LAC पर विवादित जगहों से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर सहमत हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी खबर है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता होगी कि जब गलवान में हिंसक झड़प हुई थी तब से लेकर अब तक दोनों ही देशों के सैनिक लद्दाख में कई पॉइंट्स पर आमने सामने की स्थिति में। नए समझौते के मुताबिक अब ऐसे सभी पॉइंट से दोनों देशों के सैनिक तय सीमा तक पीछे हटेंगे, डी-एस्केलेशन जिसे कहते हैं, और ये जगह और तय जगह तक ही पेट्रोलिंग करेंगे, जिसे डिसएंगेजमेंट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग शब्द हैं। इस समझौते में सबसे बड़ी बात है देपसांग और डेमचौक पर बनी सहमति। देपसांग में जिन जगहों पर भारतीय सैनिक वर्ष 2020 में गलवान घटना से पहले तक पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, उनमें से कई जगहों पर चीनी सैनिक आकर बैठ गए थे, जिस वजह से वहां भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रुक गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी उन जगहों पर अपनी तैनाती कर दी थी, मिरर डिप्लॉयमेंट किया था, जिससे कुछ पॉइंट्स पर चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग भी ब्लॉक हो गई थी। इसी तरह से डेमचौक की बात करें तो यहां भी चीन ने उन जगहों पर नए टेंट लगा लिए थे जहां पहले से उनके टेंट नहीं थे। चीन कहता है कि ये उसके चरवाहों के टेंट हैं, लेकिन भारत का कहना है कि ये चीनी सैनिक हैं जो वहां पर सिविल ड्रेस में हैं। अप्रैल 2020 से पहले तक डेमचौक में जिन इलाकों में टेंट नहीं थे, ये टेंट उन्हीं इलाकों में लगे हैं। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी वहां पर अपने टेंट लगा लिए थे और डेमचौक में दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने। लेकिन विदेश सचिव के अनुसार इतना तय है कि इन दोनों ही जगहों पर अब डिसएंगेजमेंट होगा। दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशंस पर आएंगी, साथ ही यहां भी पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने वाली इस पॉजिटिव खबर पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, उनका क्या मानना है, यह जानना जरूरी है। It is a success of our persistence that we need to resolve the issues on the border before other things are addressed. And I think the Chinese seem to have understood that we mean. As we are aware, 25th and 26th, that is the next week, Prime Minister Modi and President Xi are meeting in China. Now, why this development? Because there is a lot of trade and other clearances which the Chinese need from Indian side. The investments are held up and China wants to make a foothold in India. वैसे आपको बता दें कि 2 साल पहले पेंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से डिसएंगेजमेंट हुआ था। फिर गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिक हटे और फिर हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से सैनिक पीछे हटे। यहां अभी बफर जोन बने हुए हैं। उनमें ना तो भारत के सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ना चीन के। फिलहाल इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भी फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही वो आपको भी जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में भारत के सैनिक चीन से लगी सरहद पर जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहां फिर से पेट्रोलिंग कर पाएंगे। अब यह स्थिति बनती दिख रही है और यह विस्तारवादी चीन पर भारत की कूटनीतिक बढ़त है, क्योंकि चीन इसी एक बात पर बीते 4.5 वर्षों में कभी राजी नहीं हुआ था। वरना आप खुद सोचें, इस महीने की शुरुआत में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारत चीन सीमा विवाद पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था, और मैं कोट कर रहा हूं, कि चीन के साथ भारत के हालात स्थिर हैं, लेकिन यह सामान्य नहीं, काफी संवेदनशील है। चीन के साथ हमें लड़ना भी है, सहयोग भी करना है, साथ में भी रहना है,
सामना भी करना है और चुनौती भी देनी। उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के बीच अप्रैल से अब तक कमांडर लेवल की 21 बैठकें हुई। इन बैठकों में हमने कई मुद्दों पर चर्चा की है और अभी किसी बड़े नतीजे पर दोनों ही देश नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे लगता है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और गलवान जैसे टकराव को दोबारा होने से टाला जा सकता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग खबर, वो खबर जिसका कोड वर्ड है जनसंख्या प्रबंधन। बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये सरकारी स्लोगन आपने भी कई बार सुना होगा। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में कहा जा रहा है बच्चे दो नहीं, दो से ज्यादा अच्छे। यह आवाज जनता की तरफ से नहीं आई, बल्कि दो मुख्यमंत्रियों ने यह नारा बुलंद किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 2 से ज्यादा बच्चे की अपील कर रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के हिसाब से भी यह नंबर बढ़ना चाहिए, मतलब आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इन बयानों में भविष्य की कोई चिंता छिपी है या फिर इसके राजनीतिक मायने हैं, यह हम आपको आगे बताएंगे। पहले इन दोनों के बयानों को पूरी तरीके से समझते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या प्रबंधन को लेकर 19 अक्टूबर को सबसे पहले जिक्र चंद्रबाबू ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रजनन दर बढ़नी चाहिए, हर परिवार 2 या उससे ज्यादा बच्चों के बारे में सोचे। पूर्व में मैंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी, लेकिन अब हमें भविष्य के लिए प्रजनन दर बढ़ानी होगी। राज्य ऐसे कानून लाने पर विचार कर रहा है जिसके तहत जिनके 2 या उससे ज्यादा बच्चे होंगे वही स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेंगे। चंद्रबाबू ने जापान और चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि उन देशों में बुजुर्गों की अधिक आबादी समस्या बनती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू के बयान को तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने आगे बढ़ाया। उन्होंने भी जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया। चेन्नई में एक सामूहिक शादी समारोह में उन्होंने राज्य के लोगों से कहा कि आज ऐसे हालात बन रहे हैं कि लोकसभा में हमारी सीटें कम होने वाली हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम अपने आप को कुछ बच्चों तक क्यों सीमित करें। मतलब युवा आबादी बढ़ाने के साथ ही कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल भी दिख रहा है। चलिए पहले दोनों मुख्यमंत्रियों का बयान का एक छोटा सा अंश आपको सुनाते हैं। ఇద్దరు కంటే పైన పిల్లలు ఉంటేనే మీకు పోటీ కరువులు మీరు ఇప్పుడు ఇద్దరు కంటే తక్కువ పిల్లలుంటే మీరు పోటీకి అర్హత లేదు. ஆனால் இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற தொகுதியெல்லாம் குறையும் என்ற நிலை வருகிற போது ஏன் அளவோடு பெற்று வளமோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லும் நாமும் 16 குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாமே என்று சொல்லக்கூடிய நிலை இன்றைக்கு உணர்வு வந்திருக்கிறது. அதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि 2047 तक तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद युवा की तुलना में बुजुर्ग आबादी ज्यादा होगी, तब मुसीबत शुरू होगी। इसीलिए अभी से 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फोकस रखना होगा। दक्षिण भारत के राज्यों में घटती प्रजनन दर को लेकर उन्होंने आंकड़े भी दिए। आंकड़े बताते हैं, अब ये कंपैरिजन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में प्रति महिला प्रजनन दर का राष्ट्रीय औसत 2 है। आंध्र में आंकड़ा प्रति महिला 1.5, तमिलनाडु में 1.8, यानी राष्ट्रीय औसत से भी कम है। पिछले महीने जनसंख्या पर एसबीआई की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में भी कहा गया कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की जनसंख्या में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर भारत में 70 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि दक्षिण भारत में यह आंकड़ा 42 लाख रहा। इसी तरह 2024 में अब तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर भारत में 76 लाख बच्चे पैदा हुए, जबकि दक्षिण भारत में 41 लाख बच्चों ने जन्म लिया। ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर भारत में जहां जन्म दर बढ़ रही है, वहीं दक्षिण भारत में कमी आ रही है। लेकिन अगर आप स्टालिन के बयान को देखें तो उन्होंने प्रजनन दर बढ़ाने के साथ लोकसभा की घटती सीटों का भी जिक्र कर दिया। तो क्या जनसंख्या प्रबंधन के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल भी है? चलिए इसे भी समझते हैं। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने मार्च 2019 में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर 2011 की आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 22 लोकसभा सीटों का फायदा हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु को 17 सीटों का नुकसान होगा। आने वाले दिनों में दक्षिण भारतीय राज्यों के इस जनसंख्या चिंतन पर राजनीति के तमाम खिलाड़ी रिसर्च करने वाले हैं। हमारी इस पर नजर रहेगी। लेकिन चीन का उदाहरण दिया गया। चीन में पिछले 6 साल से बर्थ रेट कम हो रहा है और ऐसी आशंका है कि वहां पर अगर ग्रोइंग पॉपुलेशन, बुजुर्गों की आबादी बढ़ती है तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी और उसको स्लो डाउन करेगी। ये भी एक डर है। खैर, अब चुनावी राज्यों पर फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, जिसके कारण कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा
इस आग की लपटें भी रह रहकर ऊपर उठती रहेंगी। अब एक बार फिर से इस दोस्ती में तकरार वाले दो बयान आए, एक में कटाक्ष है, दूसरे में धमकी है। कटाक्ष शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी। अफ्रीका में कांग्रेस है, इसीलिए उन्हें हर बात तय करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। जबकि धमकी वाला लहजा समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सीट हमें नहीं मिली तो कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। कांग्रेस का हरियाणा वाला हाल महाराष्ट्र में होगा। वैसे कांग्रेस विवाद की आग में लगातार पानी डाल रही है और दावा कर रही है कि कल शाम तक सारे विवाद सुलझा लिए जाएंगे। एक बार महाराष्ट्र के इस कलेश पर बयानों वाली छोटी सी रील देखिए, फिर यूपी उपचुनाव वाला कलेश भी दिखाएंगे। 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराज जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। ये कांग्रेस तो हर विश्व में भी अनेक राष्ट्र में भी कांग्रेस के नाम से बहुत सी पार्टियां हैं, जैसे अफ्रीका में है और किसी तो बड़ी पार्टी है, बहुत है। बड़ी पार्टी के साथ हम क्या बात करें भाई? तो दिल्ली में उनका हाईकमांड है, उनसे बात हो रही है। महाविकास आघाड़ी मजबूत रहे और अब की बार उसकी सरकार बने, इसलिए हम लोगों ने 5 सीटें अनाउंस किया है और हम बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग बहुत बिजी हैं, उनको रोज दिल्ली भागना पड़ता है। अब दिल्ली गए हैं, फिर पता नहीं दिल्ली क्या पूछता है। अरे फोन से बात कर लो ना भाई, खत्म करो ना जल्दी से, नहीं तो ऐसी करोगे तो फिर यही हालत होगी, वही हालत होगी हरियाणा की। महाविकास आघाड़ी में भयंकर रूप से आग लगी है। उबाठा और कांग्रेस वाले दोनों एक दूसरे का घर जलाने के लिए तैनात हो गए। तो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना, एक दूसरे की पार्टी को कम आंकना, यह महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के बीच इस समय चल रहा है। हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए, कार्यकर्ता को भी थोड़ी नाराजगी होती है। इस सब में रास्ता निकालकर हम आज तक जो हुआ है वो करीबन क्लोज होते आए हैं और कल शाम तक पूरे के पूरे 288 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का सीट शेयरिंग का निर्णय भी अंतिम होगा। देखिए, लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि 96 सीटों को स्क्रीन किया गया है, 63 सीटों पर चर्चा हुई है। कल मुंबई में दोपहर 3 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी, यानी कल महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। अब यूपी के उपचुनाव की फाइल खोलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर कलेश मच गया है। कलेश ऐसा मचा है कि कांग्रेस नाराज हो गई है, अब वो यूपी में उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहती, ऐसा सूत्रों का दावा है। दरअसल यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और 2 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी। नोट करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए अलीगढ़ की, खैर और गाजियाबाद की सीटें दी। ये वो 2 सीटें हैं जहां 4 दशक से कांग्रेस जीत ही नहीं पाई है। सूत्रों से खबर है कि अब कांग्रेस उपचुनाव ही नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि यूपी में वो समाजवादी पार्टी का सहयोग करे, बदले में समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सहयोग करे। मध्य प्रदेश और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हल्के में लेना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र में वो काफी सतर्क है, इसीलिए अबू आजमी इतना गुस्सा कर रहे हैं वहां पर। खैर, कांग्रेस चाहती है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी या तो चुनाव ही ना लड़े और लड़े भी तो बहुत कम सीटों पर लड़े। पांच सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे अभी, लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन ताकतवर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएगा भाजपा। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए। अजय राय कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है।
सभी संगठन और कार्यकर्ताओं पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्णतया बैसाखी पर खड़ी है। अखिलेश की बैसाखी अगर हट जाए तो कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। उपचुनाव में सीट बंटवारे पर मचे कलेश के बीच नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज करहल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आज बीजेपी पर तीखे हमले किए। अखिलेश यादव ने बहराइच दंगे का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी दंगा कराकर चुनावी लाभ लेना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव में हार के डर से अखिलेश यादव ऐसे बहाने बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। तो ये ठीकरा फोड़ने का काम कर ही रहे हैं, इसमें कुछ नया तो नहीं है। और ये दंगे करवाना, दंगे करवा के इलेक्शन जीतना, कैसे भी हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ईवीएम मशीन के माध्यम से हम इलेक्शन जीत जा रहे हैं, ये तो आज नहीं बता रहे हैं। ये तो दशकों से ऑपोजिशन जो है इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप करती आ रही है, मगर अंततोगत्वा जनता जनार्दन होती है और उन्होंने सच्चाई दिखा दिया है और बाईपोल्स पे भी सच्चाई जनता दिखाएगी। फिक्र में बात करते हैं फ्रेंच फ्राइज की। हैरान मत होइए, फिक्र में हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनाव से सबसे दिलचस्प तस्वीरों की। पेंसिल्वेनिया, ध्यान से सुनिएगा, पेंसिल्वेनिया के मैकडॉनल्ड्स में मैकडॉनल्ड स्टोर पहुंचकर डोनाल्ड ट्रंप फ्रेंच फ्राइज बनाते दिखे। स्टोर मैनेजर ने उन्हें रेसिपी बनाने का पूरा प्रोसेस बताया। इसके बाद ट्रंप ने खुद ही फ्राई पैन में फ्रेंच फ्राइज को रखकर फ्राई किया। बताइए, ट्रंप को अभी तक फ्रेंच फ्राइज बनाने नहीं आते। खैर, इसके बाद खुद ही पैकेट्स में उन फ्राइज को भरा। इसका चुनावी कनेक्शन क्या है, ये रिपोर्ट है। मैकडोनल्ड्स में एक शेफ की तरह काम कर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे अपनी विरोधी कमला हैरिस को चैलेंज कर दिया। ट्रंप ने कमला हैरिस पर मिडिल क्लास वाला कार्ड चल दिया है। उन्होंने न सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाई बल्कि ड्राइव थ्रू पर आम लोगों से बात भी की। इसके कुछ देर बाद एक और गाड़ी मैकडोनल्ड्स की खिड़की पर आकर रुकी। इसमें भारतीय मूल का परिवार बैठा था। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप को मैकडोनल्ड्स में शेफ के तौर पर काम करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ये भी एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि कमला हैरिस हमेशा ही खुद को मिडिल क्लास का बताती रही हैं और वो ये कह चुकी हैं कि बचपन में उन्होंने मैकडोनल्ड्स में काम किया था। यही वजह है कि जब ट्रंप ने मैकडोनल्ड्स में काम किया तो वो ये भी कहना नहीं भूले कि उन्होंने कमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। आपको बता दें, अमेरिका में मैकडोनल्ड्स को मिडिल क्लास से जोड़कर देखा जाता है। जो लोग बेहद महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, उनके लिए मैकडोनल्ड्स अमेरिका में अच्छा विकल्प माना जाता है। ट्रंप ने वहां शेफ की तरह काम करके बता दिया है कि भले ही वो अरबपति बिजनेसमैन हो, लेकिन मैकडोनल्ड्स में एक शेफ की तरह काम करने से भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। और इस पूरे घटनाक्रम से पहले, मतलब मैकडॉनल्ड्स में जाने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि उन्होंने नेतन्याहू से बातचीत में कहा है कि तुम्हें जो करना है तुम करो। एक एक करके हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने वाला इजराइल अब हिजबुल्लाह के आर्थिक ठिकानों पर बड़ी चोट पहुंचा रहा है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों पर बड़े हमले किए। इसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंक से लेकर उनकी करेंसी सेंटर तक तबाह कर दिए। इस पर फिक्र की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की कसम खाने वाले इजराइल ने पिछले 24 घंटों में उस पर भीषण प्रहार किया है।
सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जिस इमारत को जमींदोज होते आप देख रहे हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा ट्रेनिंग बेस था, लेकिन आईडीएफ की इन्फेंट्री बटालियन ने इसे एक ही धमाके में खाक में मिला दिया। इजराइल ने लगातार हमलों से साउथ लेबनान को दहलाया है। यहाँ हिजबुल्लाह ने कई ट्रेनिंग बेस बना रखे थे, इजराइल ने एक को भी नहीं छोड़ा। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ट्रेनिंग कैंप्स पर ही हमला नहीं किया, बल्कि उनके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बेरूत में इजराइल ने हिजबुल्लाह की उन इमारतों को टारगेट किया जहां से वो अपना कारोबार चलाता है। आईडीएफ ने एक एक कर बेरूत में हिजबुल्लाह की 12 इमारतों के नामो निशान मिटा दिए। बेरूत में हिजबुल्लाह का बैंक तबाह कर दिया, बेका में हिजबुल्लाह की इमारत जमींदोज हो गई, बालबेक में हिजबुल्लाह के करेंसी सेंटर पर हमला किया गया। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का चैरिटेबल बैंक तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह का मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम तबाह हो चुका है।